हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आर के साइंस क्लासेस। मैं हूँ रोहित मेहता और आप देख रहे हैं साइंस क्लासेस का या आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम 12th बायो की बात कर रहे थे। 12th बायो में हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और हम आज बड़े दिनों के बाद ये वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। और हमारा आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर यानी कि चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 4 है, जो किसके ऊपर है। आज का हमारा जो लेक्चर है वो निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन के ऊपर है। किसके ऊपर है? फर्टिलाइजेशन के ऊपर हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। और ये फर्टिलाइजेशन जो है वो जंतुओं के नहीं, हम पेड़ पौधों के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो निषेचन किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हम परिभाषा की बात कर लेते हैं। उससे पहले भी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। हमारा ऑनलाइन चैनल आर के साइंस क्लासेस चल रहा है, जिसमें हम 10th और 12th की बायो यानी 10th की साइंस और 12th की बायो को लेकर आपके सामने आते हैं। तो आज थोड़ा टाइम हो गया, थोड़ी तबीयत क्या थी, डाउन थी, अभी भी ऐसी है थोड़ी तबीयत डाउन, लेकिन फिर भी वीडियो बहुत दिन हो गए तो मैंने सोचा बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं, सर वीडियो डालो, है ना। तो शूट करना पड़ा आज, क्या करें। शक्ल देख रहे हो, थोड़ा उतरा हुआ चेहरा है। तो निषेचन की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन, नर व मादा युग्मक। नर और मादा युग्मक क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उनके बारे में हमने बात चैप्टर नंबर 2 में की थी, है ना। नर युग्मक क्या होता है? जो पराग नली बनती है परागकण से, उसमें उसका एक जनन केंद्रक होता है। उस जनन केंद्रक के विभाजन से नर युग्मक का निर्माण होता है। कहाँ निर्माण होता है उसके बारे में भी हमने बात की थी कि परागण की क्रिया से पहले कुछ में हो जाता है, परागण की क्रिया के बाद कुछ में होता है। तो वो तो था नर युग्मक। मादा युग्मक क्या होता है? हमने बीजांड की संरचना पढ़ी थी। बीजांड में भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश के अंदर अंड समुच्चय होता है और अंड समुच्चय के पास तीन सेल्स होती हैं। एक सेल होती है अंड कोशिका और 2 होती है सहायक कोशिका। उस अंड कोशिका को भी मादा युग्मक कहते हैं। तो ये सारी बात हमने कर ली थी। तो इन नर व मादा युग्मक, है ना, नर और मादा युग्मकों के संलयन को, युग्मकों के संलयन को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। नर और मादा युग्मकों के मिलने को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। इसके बारे में सबसे पहले खोजकर्ता के बारे में बात करते हैं हम। तो यानी कि पौधों में निषेचन की क्रिया का अध्ययन किसने किया? तो वो थे स्ट्रॉसबर्गर ने। पौधा कौन सा था जिन्होंने इस पर खोज की? तो पौधा था वो लिलियम का। पौधा किसका था? लिलियम। तो सबसे पहले पौधों में निषेचन क्रिया के खोजकर्ता या अध्ययनकर्ता कौन है? स्ट्रॉसबर्गर हैं। और कौन से पौधे पर किया? पौधा है हमारा लिलियम। अब ये लिलियम क्या है? पौधे की एक जाति वंश है। इसमें कई सारी वेराइटीज आती हैं, यानी बहुत सारी इसकी जातियां हैं। तो ये पौधा जो है वो लिलियम पर किया। और कब किया उसकी बात करें तो स्ट्रॉसबर्गर ने 1884 में इसकी खोज की थी। किसकी? निषेचन की। तो नर और मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। निषेचन की खोज करता या अध्ययन करता कौन है? स्ट्रॉसबर्गर हैं। और कौन से पौधे पर की? लिलियम नामक पौधे पर। अब देखिए इसके चरण कितने हैं। इस निषेचन की क्रिया में हमें 5 चरण देखने हैं। कितने चरण? 5 चरण, जिनमें से 4 चरण इस वीडियो में होंगे, है ना। जिनमें से 4 चरण वो आज के वीडियो में होने वाले हैं। और जो एक आखिरी लेक्चर होगा उस पर इम्पोर्टेंट तरीके से क्वेश्चन आता है, तो उसको हम अगले लेक्चर में शूट करेंगे। तो मैंने ये बता दिया है कि आज का लेक्चर निषेचन पर आधारित है और जिसके 5 चरण होते हैं। 5 में से 4 चरणों का अध्ययन आज हम करने वाले हैं। तो 4 आज लिख देता हूं आज, ठीक है। 5 चरण है, 4 आज पढ़ेंगे। अगला जो 5वां चरण होगा उसे हम अगले लेक्चर में शूट करेंगे। देखिए 5 चरणों के मैं एक बार नाम लिख देता हूं। सबसे पहले जो परागण की क्रिया होती है, यानी कि परागकण एक स्थान से, या ऐसे कह दें परागकोश से कहाँ पहुंच जाते हैं? वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद की क्रियाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है परागकणों का अंकुरण। परागकणों का अंकुरण। अब देखिए, जैसे ही परागकण का अंकुरण होता है तो वहां से एक पराग नली का विकास होता है। यानी कि दूसरा चरण कौन से आने वाला है? पराग नली की वृद्धि।
जैसे ही परागकणों का अंकुरण होगा पराग नली बनेगी और पराग नली के बनने के बाद उसका क्या होगा, उसकी वृद्धि होगी। अब जैसे जैसे पराग नली आगे जाती है तो उसको पहुंचना कहाँ से, देखो वर्तिकाग्र में प्रवेश करेगी, वर्तिकाग्र से वो वर्तिका में प्रवेश करेगी, फिर अंडाशय में प्रवेश करेगी और अंडाशय के बाद कहाँ प्रवेश करेगी, बीजांड में। तो अब क्या लिखने वाले हैं हम, पराग नली का बीजांड में प्रवेश, कहाँ पर प्रवेश, बीजांड में प्रवेश, यानी कि पराग नली कहाँ एंट्री कर चुकी है, पराग नली एंट्री कर चुकी है बीजांड में। अब देखिए इसके बाद जैसे ही बीजांड में प्रवेश करती है तो बीजांड के अंदर अब और कहाँ जाना है, इसको मादा युग्मक के पास जाना है, यानी कि अंड कोशिका के पास जाना है। तो अंड कोशिका कहाँ होती है, भ्रूणकोश में। तो फिर चौथा चरण आएगा पराग नली का भ्रूणकोश में प्रवेश, कहाँ पर प्रवेश, भ्रूणकोश में प्रवेश। एक मिनट दोस्तों, इसको मैं फ्लाइट मोड पर कर देता हूँ, एक मिनट। क्योंकि कॉल आ रही बार बार, और सॉरी भाई जिसका नंबर मैंने फ्लाइट मोड पे डाला है, वीडियो बन रहा है, अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो यूँ कहोगे मेरा नंबर फ्लाइट मोड पे कर दे, सॉरी उसके लिए, वीडियो बन रहा है इसलिए। तो परागकणों का अंकुरण होगा, पराग नली की वृद्धि होगी, पराग नली का बीजांड में प्रवेश करेगा, बीजांड के प्रवेश के बाद वो कहाँ जाएगी, भ्रूणकोश में प्रवेश करेगी। और इसके बाद भ्रूणकोश में प्रवेश करने के बाद हमें सारी चीजें, हमने भ्रूणकोश की संरचना पढ़ चुके हैं, है ना। तो कौन कौन सी चीज होती है उसको बारे में आगे भी पढ़ेंगे हम। अब इसके बाद जो पांचवा चरण आता है वो है द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन भी इसको कहा जाता है, द्विनिषेचन एवं त्रिक संलयन। द्विनिषेचन एवं त्रिक संलयन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन, द्विनिषेचन एवं त्रिक संलयन। तो इस पर पर्सनल हम एक वीडियो लेकर आएंगे, है ना। तो 4 टॉपिक, 4 हेडिंग्स के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो इसको भी हटा देता हूँ मैं ऊपर, थोड़ा हमें क्या है पहले प्लेस चाहिए थोड़ा सा लिखने के लिए। देखिए सबसे पहली हेडिंग है परागकणों का अंकुरण, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, यानी परागकणों का क्या होने वाला है, अंकुरण होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, अब इन सारी क्रियाविधियों को मैं समझाने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम्हें एक शादी की संरचना याद करा, मतलब शादी की जो होटल वगैरह होती है, रिसोर्ट धर्मशाला कह रहे हैं, उसकी मैं एक बार संरचना समझाने वाला हूं, और उसको समझने के बाद तुम्हें ये सारे चरण क्लियर होने वाले हैं। देखिए ये हमारे पास क्या होती है, वर्तिकाग्र होती है, और ये क्या होता है, वर्तिका, है ना, और ये होता है अंडाशय। अच्छा सा बन गया क्या, चलो ठीक है, जितना जैसा बन गया ठीक है। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, चलो ये मैंने मान लिया, शादी से याद करना, मेन रोड। ये क्या है, मेन रोड है जहां से बारात आने वाली है, ठीक है, लड़की वाले भाई अपन मान लिया लड़की वाले। तो यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर सबसे पहले बारात एंट्री करती है और कुछ चीजें यहां पर छूट जाती हैं, जैसे बैंड बाजा, कौन छूटने वाला है, बैंड बाजा छूटने वाला है ना, या फिर डीजे हो सकता है, जो डीजे बारात में आते हैं, है ना। इसके बाद जो घोड़ी वाला होगा, तो घोड़ी वाला यानी कि घोड़ी भी यहीं पे छूटने वाली है। बाकी की जो बारात आएगी वो यहाँ पर एंट्री करेगी। चलिए ये कौन आएगी, बारात, कौन आएगा भाई, यहाँ पे बारात आ रही है, दूल्हा बारान हो गई भाई, 12 हो गया हमारा जिला, बारात आ रही, कौन आ रहा है इधर, बारात। इसमें दूल्हा होंगे नहीं, होगा ही सही, एक ही दूल्हा होता है, तो दूल्हा होगा और दूल्हे के आसपास के दोस्त होंगे, है ना, उसके कुछ रिश्तेदार होंगे, रिलेटिव्स, फूफा मुंह फुला के बैठे होते हैं वो। और इसके बाद इसमें जाने के बाद देखिए यहाँ पर एक स्टेज होगी, ये स्टेज है, ठीक है, जहाँ पर सारा जो फोटो सेशन चलता है, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह, वो यहाँ पर होगी। और इसमें एक स्थान होता है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर बरमाला डाली जाती है, ठीक है, यहाँ पर बरमाला डाली जाती है। ये हमने इस स्ट्रक्चर को याद कर लिया, है ना। अब इस स्ट्रक्चर को याद करने के बाद, अच्छा ये वैसे भी रियल स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे बारात से हमें याद हो जाएगी तो जल्दी समझ में आएगी। आगे समझाता हूँ कि कौन सी क्रिया कैसी होगी।
चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पराग कणों का अंकुरण। देखिए हमने पढ़ा है परागण, परागण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का हमने पढ़ा था, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, परागण में यहाँ पर मान लो कोई पराग कोश है, द्विपालिक पराग कोश है, इसमें पराग कण भरे हुए थे, इन पराग कणों का निकल कर कहाँ जाना, वर्तिकाग्र पर जाना, इसको हमने क्या कहा था, इसको हमने कहा था परागण। तो यानी कि परागण की क्रिया में पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण हो जाता है। अब यहाँ जैसे ही पराग कण आते हैं, तो मैं इसको अब साफ कर देता हूं, है ना। तो ये मान लो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर ये परागकण आ चुका है। अब परागकण के यहाँ पर पहुंचने के बाद इनका क्या होता है, अंकुरण शुरू होता है। क्या शुरू होता है, इनका अंकुरण। अंकुरण का मतलब होता है कि इस परागकण से किसी अन्य संरचनाओं का निर्माण होने वाला है। किसका निर्माण होता है, हम सब जानते हैं, पराग नलिका का निर्माण होता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि परागण में क्या हुआ था, ये परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच गए थे और वर्तिकाग्र पर कुछ केमिकल्स यहाँ उपस्थित होते हैं, केमिकल्स, यहाँ पर कुछ केमिकल्स उपस्थित होते हैं जो परागकण के अंकुरण को प्रेरित करते हैं। इसमें क्या हो सकता है, इसमें वसा, शर्करा, प्रोटीन, ये 3 चीज मेन हैं जो यहाँ पर केमिकल्स के रूप में पाई जाती हैं और ये किसको प्रेरित करती हैं, ये उस परागकण के अंकुरण को प्रेरित करती हैं। तो इसमें शर्करा, वसा और प्रोटीन, उसके बाद एक चौथी चीज ले लो, रेजिन। क्या चीज होगी, हिंदी में लिख दीजिए, रेजिन। तो ये 4 चीजें मेन हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं। क्या करना है इनको उस परागकण के अंकुरण को प्रेरित करना है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, जैसे ही परागकण यहाँ पर पहुंचता है, कुछ टाइम ले सकता है उगने में, यानी कि परागकण पहुंच तो गया लेकिन उससे पराग नली नहीं बनी है, उस टाइम पीरियड को अंकुरण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जर्मिनेशन पीरियड। क्या कहा जाता है, जर्मिनेशन पीरियड, अंकुरण काल कहा जाता है। किसको, कि पराग कणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद पराग नली के निर्माण में लेने वाले समय को क्या कहेंगे, यानी वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद परागकण के अंकुरण में लगने वाले समय को, परागकण के अंकुरण में लगने वाले समय को जर्मिनेशन पीरियड, अंकुरण काल कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि तुरंत अंकुरण हो जाए, है ना, कुछ का तुरंत अंकुरण भी हो जाता है। जैसे यहाँ पहुंचे तुरंत पराग नली बना दी। कुछ ऐसे होते हैं जो 1-2 घंटे का टाइम ले लें, कुछ 5 घंटे का, कुछ 2 दिन का, ऐसा टाइम ले लेते हैं। मैं 1-2 एग्जांपल दे रहा हूँ एनसीईआरटी से, आरबीएससी इसके बारे में नहीं बताती है। देखो, हमने लिया गन्ना, गन्ने में तुरंत होता है भैया अंकुरण। गन्ने में क्या होता है, तुरंत जैसे ही परागकण पहुंचा वर्तिकाग्र पर, वो तुरंत क्या हो जाता है, इसका अंकुरण हो जाता है। ऐसे ही हम ज्वार लेते हैं, ज्वार, तो ज्वार में भी क्या होता है, तुरंत उस परागकण का अंकुरण हो जाता है। तो इनका जर्मिनेशन टाइम या पीरियड कितना है, 0 सेकंड, मतलब 2-5 सेकंड, 1 आध मिनट मान सकते हैं, लेकिन तुरंत होता है। इतना भी तुरंत नहीं कि गया और हो गया, है ना, इतना भी नहीं। तो उसको हम नगण्य मान सकते हैं 2-5-10 सेकंड को। इसके बाद और आगे बात करते हैं तो मक्का में 5 मिनट का टाइम लेता है, लगभग कितना, 5 मिनट का टाइम लगता है मक्के में, यानी परागकण पहुंचा, 5 मिनट बाद उसकी पराग नली बन जाएगी। तो इससे तो कहते हैं हम जर्मिनेशन पीरियड। अब देखिए भाई, जर्मिनेशन हुआ कैसे, स्क्रीनशॉट, वैसे भी नोट्स देता हूं भाई, स्क्रीनशॉट की वैसे जरूरत नहीं है, समझते चले यहाँ पर। तो जर्मिनेशन पीरियड की हमने बात कर ली। इसके बाद हम क्या बात करते हैं कि ये पराग नली बनी कहाँ से है। तो इसके लिए पराग नली कैसे बनी, किससे बनी, इसके लिए आपको पहले परागकण की संरचना वाला लेक्चर देखना होगा। टाइप कीजिए यूट्यूब पर RK साइंस क्लासेस परागकण की संरचना, ऑटोमेटिक वीडियो निकल के आएगा। देखिए मैं फिर भी बता देता हूँ, जिनको याद है वो कोई दिक्कत नहीं है, जिनको याद नहीं है वो यहाँ से समझ सकते हैं। दोबारा ये लीजिए, हमने इसको जर्मपोर कहा था, जर्मपोर कहा था, जनन छिद्र, इसको कहा जाता है एक्साइन, और इस अंदर वाली संरचना को या अंदर वाली जो कवर है, आवरण है, इसको कहा जाता है इंटाइन। तो देखिए जर्मपोर का काम क्या था कि यही वो संरचना है या फिर वो स्थान है जहां से पराग नली का निर्माण होता है। तो यानी कि ये स्थान अब नष्ट होने वाला है और यहां से पराग नली बनने वाली है। इसको क्या कहेंगे इसको, पराग नली, पोलन ट्यूब,
कहेंगे इसको। लेकिन ये पराग नली वास्तव में है किसकी संरचना, तो ये संरचना होती है इस इंटाइन की, यानी कि इंटाइन आगे वृद्धि करती है और इंटाइन आगे जाकर खुद फैलती है। इंटाइन यानी अंतःचूल जिसे हिंदी में कहते हैं। इंटाइन खुद बाहर की ओर निकलेगी, कहाँ से निकलेगी, जर्म पोर से होकर निकलेगी, और उस इंटाइन की जो संरचना अब बन रही है उसको ही हम पोलन ट्यूब पराग नली कहते हैं। तो इतना क्लियर है दोस्तों। अब इसके पास क्या थी, एक कायिक कोशिका थी जो बड़ी थी और एक थी जनन कोशिका, ठीक है। तो कायिक कोशिका का केंद्रक यहाँ पर एंट्री कर जाता है और अब कायिक कोशिका जो केंद्रक है कायिक कोशिका वाला, वो इसको आगे आगे वृद्धि करवाता रहता है। तो अंकुरण अब क्या होता है, तो भर्ती कक्ष पर पहुंचने के बाद हमने अंकुरण काल की बात कर ली थी। वास्तव में क्या अंकुरण होता है, तो अंतःचूल जो है वो बाहर की ओर निकलती है और जो संरचना बनाती है अंतःचूल, उसी को हम पोलन ट्यूब यानी कि पराग नली कहते हैं। अब देखिए, चलो इसकी बात हो गई, ये तो मैंने पहले भी समझा रखा था पिछले लेक्चर में परागकण की संरचना वाले में। अब हम आगे बात करते हैं। अब जरूरी नहीं होता कि भाई एक परागकण है तो उससे एक ही पोलन ट्यूब का निर्माण हो, है ना। एक परागकण ये है, इससे इधर भी पोलन ट्यूब निकली, इधर भी पोलन ट्यूब निकली, इधर भी पोलन ट्यूब, इधर भी पोलन ट्यूब, तो कितनी सारी पोलन ट्यूब निकल सकती हैं, बहुत सारी निकल सकती हैं, है ना। अगर एक पोलन ट्यूब ये निकाले तो इसको एक नलिकीय परागकण कहेंगे। कौन सा, एक नलिकीय परागकण। ऐसे परागकण जिनसे केवल एक पराग नली का निर्माण होता है क्या कहलाएंगे, एक नलिकीय परागकण कहलाते हैं, है ना। ऐसे एग्जांपल हैं अधिकांश पादप कैसे होंगे, एक नलिकीय परागकण वाले होंगे। और ऐसे परागकण जिनसे एक नहीं 2, 5, 6, 2 या 2 से अधिक पराग नलियों का निर्माण होता है, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है बहुनलिकीय परागकण। बहुनलिकीय परागकण यानी कि इसको कहा जाता है मोनोशिफोनस और इसको कहा जाता है पॉलीशिफोनस। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। कुकुरबिटेसी, ये बार बार आ रहा है भाई, कुकुरबिटेसी, कद्दू करेला ककड़ी तुरई, कुकुरबिटेसी एवं मालवेशी कुल। कौन से कुल, कुकुरबिटेसी और मालवेशी कुल। मालवेशी में हमने पहले बात की थी कौन कौन आता है, तो मालवेशी में गुड़हल आता है, भिंडी, कपास, ये सारे मालवेशी कुल में आते हैं। तो एक नलिकीय हो सकता है और बहुनलिकीय परागकण हो सकते हैं। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब किसी परागकण से बहुत सारी पराग नली बनी तो लेकिन उनमें से बनेंगे तो सही, लेकिन उनमें से केवल क्रियाशील कितनी होगी, एक्टिव कितनी होगी, जिंदा कितनी रहेंगी, केवल एक। तो इसमें हमने कितनी बनाई, 4, यानी कि बहुनलिकीय परागकण है। लेकिन वास्तव में ये 3 बाद में लुप्त होने वाले हैं, यानी कि ये भी नष्ट हो जाएगी, ये भी नष्ट और ये भी नष्ट। तो वास्तव में एक्टिव कौन होगी, ये एक ही इसमें एक्टिव होगी, एक ही पराग नली एक्टिव होगी जो वास्तव में वृद्धि करेगी। और यही वास्तव में यहाँ से एक्टिव मतलब बनते हुए वर्तिका में होते हुए अंडाशय में जाएगी, अंडाशय से कहाँ जाएगी, इस बीजांड के पास जाएगी, बीजांड के पास जाने के बाद भ्रूणकोश में जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पर क्या होता है, ये पहला टॉपिक जो था, पहली हेडिंग थी परागकणों का अंकुरण, यहाँ पर कंप्लीट होती है। हाँ, एक प्लांट और तुम्हें याद करना है नोट लगा के, आर्जीमोन। आर्जीमोन इसमें क्या होता है, अच्छा इसको मैं बाद में बताता हूँ, चलो। लेकिन एक चीज और इससे पहले समझ लें हम, इसको हटा देता हूं। देखो भाई, अब पराग नली की लंबाई किस पर डिपेंड करने वाली है, पराग नली की लंबाई किस पर डिपेंड करने वाली है, वर्तिकाग्र पर या वर्तिका पर या अंडाशय या बीजांड पर, है ना। तो वो डिपेंड करने वाली है इस लंबे पार्ट पर, यानी वर्ति, इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है वर्तिका। तो पराग नली की लंबाई कितनी होगी कितनी नहीं होगी, ये डिपेंड करती है वर्तिका कितनी लंबी है। जैसे कि मक्का, इसमें सबसे लंबी वर्तिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सबसे लंबी वर्तिका पाई जाती है। देखा होगा तुमने भुट्टा, जो अभी लग रहा है सीजन है भुट्टे का, तो उससे जो संरचनाएं, धागेनुमा संरचनाएं लटकी होती हैं, वो वास्तव में वर्तिका ही होती हैं, वो वास्तव में क्या होती हैं, वर्तिका। और इसमें कम से कम कितनी सेंटीमीटर या कितनी mm, तो 450 mm यानी कि लगभग 45 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी हो सकती है। कितनी लंबी हो सकती है, लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है ना। या फिर इसको याद रखें, वैसे तो बुक में यही दिया हुआ है 450 mm, यानी कि सबसे लंबी पराग नली किसमें बनने वाली है, मक्का में बनने वाली है। सबसे लंबी पराग नली किसमें बनने वाली है, मक्का में बनने वाली है। ये याद रखना है हमें एग्जाम्पल।
अब देखो जो मैं आर्जिमोन दे रहा था एग्जाम्पल, आर्जिमोन में वर्तिका नहीं होती, ये वर्तिका जो है वो होती ही नहीं है किसमें, आर्जिमोन, जिसको क्या कहा जाता है, कटेर, हमारी भाषा में क्या कहा जाता है, कटेर। चलिए तो समझ में आई बात। इस पराग नली की लंबाई किस पर डिपेंड करती है, वर्तिका पर डिपेंड करती है। वर्तिका जितनी लंबी होगी उतना ही लंबा किसको होना पड़ेगा, पराग नली को होना पड़ेगा। चलिए तो इसको मैं हटा देता हूं। अब हम दूसरी हेडिंग के ऊपर चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे कहीं से भी ले सकते हो वीडियो में पॉज करके, जहां पर मैं नहीं आऊं सामने तब। तो बारात डीजे घोड़ी वाले तो बाहर बारात अंदर जाएगी, डीजे वाला बाहर रहने वाला है। अब ये चीज तुम्हें समझ में आएगी। तो दूसरी हेडिंग की बात करते हैं, कहाँ जा रहे हैं हम, तो पराग नलिका की वृद्धि या पराग नली की वृद्धि। देखिए पराग नली की वृद्धि को देखते हैं। तो पराग नली कहाँ से एंट्री करने वाली है, वर्तिकाग्र को भेदेगी सबसे पहले। वर्तिकाग्र से कहाँ आती है, वर्तिका पर। तो वर्तिका पर डिपेंड करती है, तो वर्तिका पर निर्भर, वर्तिका पर निर्भर। अब वर्तिका 3 प्रकार की हो सकती हैं भाई। कितने प्रकार की हो सकती हैं वर्तिका, वर्तिका मतलब वो जो धर्मशाला है उसमें जो गैलरी बनाई है, गैलरी, उस गैलरी की बात हम कर रहे हैं, है ना। तो वो कैसी कैसी गैलरी हो सकती है। तो पराग नली की वृद्धि के लिए सबसे पहले, यानी कि वर्तिका कितने प्रकार की है, वर्तिका 3 प्रकार की है, वर्तिका 3 प्रकार की है ना। गैलरी 3 प्रकार की बनाई जा सकती है। कौन कौन सी बनाई जा सकती है, सबसे पहले हम बात करते हैं खुली, खुली या खोखली वर्तिका, खुली या खोखली यानी कि ओपन स्टाइल है ये। कौन सी स्टाइल, स्टाइल यानी क्या होता है दोस्तों, स्टाइल का मतलब होता है वर्तिका। तो ये कैसी है, ओपन स्टाइल, मतलब शादी में एंट्री करने के लिए उस गैलरी को कैसा बनवाया जा सकता है, ओपन स्टाइल में। खुली हो सकती है यानी उसमें भीड़ भाड़ कम होगी, तो वो कैसी कहलाएगी, खुली या खोखली वर्तिका कहलाएगी। देखिए खुली या खोखली वर्तिका वास्तव में खोखली नहीं होती, उसमें कुछ श्लेष्मिक पदार्थ भरे होते हैं, वास्तव में कुछ श्लेष्मिक पदार्थ भरे या श्लेष्मिक पदार्थ युक्त होते हैं, जो उसको यानी कि किसको, पराग नली को और प्रेरित करते हैं, पराग नली की वृद्धि को प्रेरित करते हैं। पराग नली की वृद्धि का प्रेरण करने वाले ऐसे कुछ केमिकल्स यानी कि श्लेष्मिक पदार्थ भरे होते हैं किसमें, उस खोखली वर्तिका में। अब देखो खोखली का मतलब है कि उसमें ज्यादा पब्लिक नहीं है, तो जो पराग नली आ रही है, पराग नली को हम मान सकते हैं दूल्हा। क्या मान सकते हैं, पराग नली को दूल्हा। और ज्यादा पब्लिक नहीं है तो वो आराम से आएगा लेफ्ट राइट देखते हुए, ये लेफ्ट राइट, लड़कियां खड़ी हैं यूं मान लो, और वो इधर देख रहा है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट देखता हुआ आ रहा है। तो उसको देखो लेफ्ट राइट किधर देख रहा है, वो लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट से हमें याद करना है क्या, लेफ्ट और राइट वास्तव में देखने का वो नहीं है तरीका ना, ये एग्जाम्पल है। किसमें ऐसी वर्तिकाग्र या वर्तिका पाई जाती है, वो है लिलियम और राईबीज। ये लिलियम और ये है राईबीज। तो जब भी खोखली वर्तिका होगी तो हम आराम से उस गैलरी में जा सकते हैं, लेफ्ट देखेंगे राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे राइट देखेंगे, मतलब लिलियम एंड राईबीज 2 एग्जाम्पल है जिनमें वर्तिका या वर्तिका कैसी पाई जाती है, खोखली वर्तिका पाई जाती है। तो ये हो गया लेफ्ट राइट से हमें क्या याद करना है, एग्जाम्पल है ये, लेफ्ट राइट मतलब लिलियम और राईबीज। अब इसके बाद हम दूसरी प्रकार की वर्तिका लेते हैं, तो वो आती है बंद या ठोस वर्तिका। अब वो ओपन थी तो ये कैसे होने वाली है, ये क्लोज्ड होने वाली है, बंद, क्लोज्ड स्टाइल। कैसी होने वाली है, ये क्लोज्ड स्टाइल होती है। अधिकांश पौधों में वर्तिका बंद या ठोस होती है। किसमें, तो एग्जाम्पल तो हो गए वैसे तो, अधिकांश पौधों में, अधिकांश पौधों में वर्तिका कैसी होने वाली है, बंद या ठोस होने वाली है। अब वास्तव में ये देखो किससे ठोस होती है, यानी कि कुछ भरा हुआ होगा तभी तो ठोस होगी, मतलब पब्लिक उस गैलरी में ज्यादा है, यानी कि इसमें एक ऊतक होता है, ऊतक से भरी। किससे भरी, एक ऊतक से ये भरी होती है, मतलब केंद्रीय भाग में या अंदर वाले जो सारा पार्ट है वर्तिका का, उसमें एक ऊतक भरा हुआ है होता है। अब देखिए ऊतक मतलब वो लेडीज साइड वाली यानी वधु पक्ष वाले घेरे हुए हैं उस गैलरी को। पहली तो कैसी थी, हमने ओपन पढ़ ली, दूर दूर खड़े हैं लड़कियां, आराम से लेफ्ट राइट दिखता हुआ जा रहा है दूल्हा।
ये वाली कैसी है, ये ऊतक से भरी हुई, मतलब लड़कियां और जितनी भी फीमेल हैं, है ना, औरतें, सासें वासें जो भी बनेंगी, है ना, वो सब भरी हुई हैं उस गैलरी में। तो उसको क्या करना होगा, दूल्हे के कारण सब हटते जाएंगे, मतलब उसके पास कुछ चीज़ है, उस बंदे के पास कुछ चीज़ है जिसके कारण वो हटती हुई जा रही है। अरे वैसे तो दूल्हा है भाई, उसके पास कटार भी है, तलवार भी हो सकती है ना, वो छेड़ देगा नहीं किसी में भी। तो ऊतक से भरी है, इस ऊतक को हटाने के लिए दूल्हे के पास कुछ है जिसका नाम है पैक्टिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम इसके पास है, पैक्टिनेज एंजाइम। इस पैक्टिनेज एंजाइम के कारण ये जो ऊतक है वो धीरे धीरे नष्ट होता चला जाता है और उसमें एक रास्ता बन जाता है जिससे होकर परागनली आराम से वृद्धि कर सकती है, यानी कि वो दूल्हा आराम से उसमें से जा सकता है। तो ये हो गई ऊतक से भरी, और पैक्टिनेज एंजाइम के कारण इसको नष्ट कर दिया जाता है जिससे वर्तिका के अंदर में क्या बन जाएगा, एक मार्ग बन जाएगा और उसमें से आराम से परागनली वृद्धि कर जाएगी। इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। डीके है धतूरा और कपास, धतूरा और कपास इसके एग्जाम्पल हैं। तीसरे प्रकार की हो सकती है कैसी, अर्ध ठोस या आधी बंद। अर्ध ठोस या आधी बंद यानी कि हाफ क्लोज्ड स्टाइल। थोड़ी देर रुकिए दोस्तों, मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूं। चलिए आगे चलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अर्ध ठोस या आधी बंद वर्तिका। अब देखिए, यानी कि इसमें ये जो गैलरी है शादी वाली, धर्मशाला वाली, वो कैसी होगी, उसमें इन दोनों की तुलना में बीच की कंडीशन होगी, है ना, इसकी तुलना में पब्लिक ज़्यादा होगी और इसकी तुलना में पब्लिक कम होगी। तो इनमें क्या होता है, सेल्स भरी होती हैं, बीच में क्या भरी होती हैं, सेल्स भरी। वर्तिका में कौन भरी होंगी, सेल्स, और उन कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय स्थल पाया जाएगा, अंतराकोशिकीय स्थल, इंटरसेल्यूलर स्पेस पाया जाएगा। तो सेल्स भरी होंगी जिनके बीच में अंतराकोशिकीय स्थल होंगे और उस अंतराकोशिकीय स्थल से परागनली निकल कर आराम से जा सकेगी। तो इसके एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल है आइनोथेरा व पिटूनिया, आइनोथेरा और पिटूनिया इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये तो थे परागनली की वृद्धि जो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि अंदर से वर्तिका कैसी। अगर खोखली है तो वो लेफ्ट राइट दिखते हुए जाएगा, यानी कि लिलियम और राइबीज, है ना, उसमें कुछ श्लेष्मक पदार्थ भरे होंगे। बंद यानी कि ठोस है, यानी कि वो ऊतक से भरी हुई है और दूल्हे के पास उसको काटने के लिए एक तलवार है जिसका नाम है पैक्टिनेज। इसके एग्जाम्पल अधिकांश पौधे में जैसे कि डीके, दिनेश कार्तिक, धतूरा और कपास। दिनेश कार्तिक नहीं है वैसे, कुछ भी ले लो, या उसका नाम ले लो दूल्हे का, दिनेश कार्तिक जाता हुआ तलवार लेगी। अर्ध ठोस या आधी बंद हाफ क्लोज्ड में क्या बात करते हैं हम, इसमें सेल्स भरी होती है और सेल्स ऐसी होती हैं कि उनके बीच क्या पाया जाता है, इंटरसेल्यूलर स्पेस पाया जाता है। तो इसके एग्जांपल आइनोथेरा और पिटूनिया। पिटूनिया पहले भी पढ़ चुके हैं जिसमें स्वबंध्यता पाई जाती है। हो गया ये। अब हमें एक नोट लगानी है कि हमेशा परागनली नीचे ही क्यों जा रही है भाई। देखो जैसे कि हमने बात की, इसको हटा देता हूँ थोड़ा। 3 प्रकार हो गए, खोखली बंद, अर्ध खोखली मतलब अर्ध ठोस। देखो यहां से यहां पर जा रही है और यहां पर यहां जाना है और यहां से यहां, तो मतलब कुछ चीज तो है भाई, कुछ चीज तो है जो इसे बुला रही है, आजा, है ना, दूल्हे को बुला रहे हैं भाई, क्यों, शादी करने के लिए। तो ये भी कहाँ जा रही है, ये भी शादी करने की जा रहा है, निषेचन की क्रिया को करने के लिए परागनली जा रही है। परागनली वास्तव में कौन जा रहा है, दूल्हा जा रहा है, यानी कि नर युग्मक को दूल्हा कहेंगे वास्तव में, है ना। तो ये कहाँ जा रहा है, ये यहाँ आएगा, मतलब सबसे पहले वर्तिकाग्र से वर्तिका में आया, वर्तिका में आने के बाद अंडाशय में आया, ये फुली हुई संरचना अंडाशय कहलाती है, और अंडाशय में भी कहाँ जाएगा, बीजांड में जाएगा। इस पूरी संरचना को क्या कहते हैं, इसको बीजांड कहते हैं। तो क्यों जा रही है भाई, तो ये जा रहा है भाई कुछ केमिकल्स के कारण, केमिकल्स के कारण क्यों जा रही है ये परागनली नीचे की ओर या बीजांड की ओर क्यों जा रही है, केमिकल्स के कारण। तो यानी कि इसकी जो परागनली की दिशा है वो कैसी हो गई, एक दिशीय, क्योंकि जाना कहाँ है भाई, बीजांड के पास, तो इसकी दिशा कैसी होगी, एक दिशीय, एक दिशीय होगी, और यानी कि कुछ केमिकल्स के द्वारा नियंत्रित है। तो इसे रसायन अनुवर्ती, रसायन अनुवर्ती, इसको अंग्रेजी में याद रखो, कीमोट्रोपिक, कीमोट्रोपिक, इसको क्या कहा जाता है, कीमोट्रोपिक कहा जाता है। यानी कि कीमोट्रोपिक प्रकार की वृद्धि पाई जाती है किसमें, इस पराग नली में। क्यों, क्या रीजन है इसका, क्यों जाती है, क्योंकि वर्तिका
अंडाशय और बीजांड के पास इन तीनों के पास कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो पराग नली को अपनी ओर बुलाते हैं, यानी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यानी कि वैसे बात करें स्ट्रक्चर धर्मशाला की, तो ये देखो स्टेज है, स्टेज के पास जाएगा, स्टेज के पास वो स्थान है जहाँ पर बरमाला डाली जाएगी या वो मंडप मान लो, है ना, तो यहाँ पर पहुँचना है, इसको इतना क्लियर है। तो ये हमारा होता है पराग नली की वृद्धि, जो मेनली डिपेंड करती है कि उसकी गैलरी कैसी है, यानी कि दूल्हे को पास में जाना है या लंबा जाना है, ये डिपेंड करेगी उसकी गैलरी पर। चलिए, तो ये दूसरी हेडिंग हो गई। 4 हेडिंग हमें आज पढ़नी है। तीसरी हेडिंग डाल देते हैं, पराग नली का बीजांड में प्रवेश। पराग नली का बीजांड में प्रवेश। एंट्री ऑफ फॉलन ट्यूब इन द ओव्यूल। देखो अभी बात की हमने बीजांड, तो बीजांड में एक बार बना देता हूं। ये तो भ्रूण कोश है, ये अध्यावरण आ गए इसके, ये हमारा है बीजांड। देखिए, और यहां पर ये बैठी हुई है कौन? अंड कोशिका। ये रही हमारी अंड कोशिका, और इसके पास के 2 सेल्स हैं जिनको कहते हैं सहायक कोशिका। बीजांड की संरचना अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इसको समझने से पहले बीजांड की संरचना को समझना जरूरी है। उसके लिए टाइप करें, सर्च करें आरके साइंस क्लासेस रोहित मेहता बीजांड की संरचना, सारी संरचना आपको समझ में आ जाएगी। इसके 6 प्रकार थे, वो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, उसको देख लें एक बार, तब इसको समझने में बड़ा मजा आएगा। तो अब देखो पराग नली आ चुकी है यहाँ पर, है ना। अब वो यहाँ से ये देख रहे, मतलब इसके आसपास आ चुकी है, ये जरूर नहीं है यहाँ पे आ गई। अब मैं एंट्री कहाँ से करूँगी, है ना, तो उसकी एंट्री की बात करते हैं। तो ये एंट्री 3 प्रकार से एंट्री कर सकती है। देखो 3 प्रकार की वर्तिका थी, और 3 ही प्रकार की क्या है इसकी एंट्री हो सकती है पराग नली की बीजांड में। देखिए, पहली बीजांड द्वारी प्रवेश। बीजांड द्वारी प्रवेश, इसको पूर्वगामी कहा जाता है। इस पर नीट में क्वेश्चन आया है। बीजांड द्वारी प्रवेश, इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं बीजांड द्वार। तो जब पराग नली यहां पर आई और यहां से एंट्री कर जाए तो इसको कहेंगे बीजांड द्वारीय प्रवेश। इसको पूर कहते हैं या माइक्रोपाइल कहते हैं, तो इसको क्या कह दिया इंग्लिश में? पूर्वगामी कहते हैं इसको। कि जब पराग नली बीजांड में बीजांड द्वार से प्रवेश करती है, जब पराग नली बीजांड में बीजांड द्वार से प्रवेश करती है तो इसको क्या कहते हैं? इसको बीजांड द्वारी प्रवेश पूर्वगामी कहा जाता है। पराग नली में 2 नर युग्मक हैं, वास्तव में दूल्हा और दूल्हे का क्या होता है? साथी होता है ना एक, तो वो दोनों मारे हैं। तो अगर बीजांड द्वार से अगर पराग नली प्रवेश करती है तो इसे बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल की बात हम करते हैं तो इसका एग्जाम्पल है अधिकांश पौधे। अधिकांश पौधे यानी कि अधिकांश पौधों में जो पराग नली होगी वो बीजांड द्वार से प्रवेश करेगी। पूर्वगामी क्यों भाई? क्योंकि इसको पोर कहा जाता है। देखो गांव में अभी भी क्या होता है, जो मकान होता है उसमें पोर बनाई जाती है। पोर का मतलब होता है मुख्य दरवाजा, तो इसका मुख्य दरवाजा ये है, पोर है, तो पोरोगामी, खत्म बात। दूसरी बात करते हैं हम निभागी प्रवेश। निभागी प्रवेश, देखो इस संरचना को कहा जाता है निभाग, और अंग्रेजी में कहा जाता है इसको चला जा यानी चेलजा, तो इसको कहा जाता है चेलेजोगेमी। चेलेजोगेमी, इसको क्या कहा जाता है? इसको निभागी प्रवेश या चेलेजोगेमी, या नहीं निभागी प्रवेश चेलेजोगेमी कहा जाता है। मतलब जब पराग नली बीजांड में निभाग से होकर एंट्री कर जाए तो इसको निभागी प्रवेश कहते हैं। डायरेक्ट कूद जाए यहाँ से ऐसे, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा यानी कि यहाँ पर आएगी और यहाँ से वापस यहाँ पहुँच जाएगी, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहा जाएगा निभागीय प्रवेश, है ना, निभागी प्रवेश। तो इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल है केजुराइना। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो केजुराइना, बिटूला और जुगलैंस। निभागी प्रवेश के एग्जाम्पल है केजुराइना में, बिटूला में और जुगलैंस में। ये एग्जाम्पल हैं जहां पर जो पराग नली है वो कहां से एंट्री करेगी? निभाग से एंट्री करेगी। लेकिन जाना तो यही है, कोई दिक्कत ही नहीं।
तीसरे प्रवेश या तीसरे प्रकार की बात करते हैं और कहां से प्रवेश कर सकती है, तो तीसरा है अध्यावरणीय प्रवेश। अध्यावरणीय प्रवेश, इसको अंग्रेजी में मीजोगेमी कहा जाता है, मीजोगेमी। देखो अध्यावरण कैसे कहते हैं, जो ये भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश के चारों तरफ क्या पाया जाता है, अध्यावरण पाए जाते हैं, 2 अध्यावरण, अंत्य और बाह्य। तो इन अध्यावरणों को चीरते हुए ऐसे यहां से अगर प्रवेश कर दी है तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा मीजोगेमी, यानी कि अध्यावरणीय प्रवेश। और इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल है कुकुरबिटा, कुकुरबिटा और पॉपुलस, ये लो। तो ये 3 प्रकार से दूल्हा उस स्टेज पर एंट्री कर सकता है। ये स्टेज मानी है हमने ना, उस स्टेज पर सीढ़ियों से जाए, मतलब मेन दरवाजा सीढ़ी होती, तो ये सीढ़ी से प्रवेश किया तो इसको कहेंगे पौरोगेमी, यानी मेन द्वार। अगर वो स्टेज पर डायरेक्ट जंप मार के चढ़ जाए, ये आगे भाई जंप मार के पीछे से जंप मारी, तो इसको क्या कहा है हमने, चैलोजोगेमी, चला जा वाले भाग से। और तीसरा है कहीं और से चढ़ जाए, और भी तरीके है ना, तो वहां से अगर चढ़ गए वो तो सोचने वाली बात है भाई, वैसे ऐसा होता थोड़ी है, सीढ़ी से जाता है, मजाक थोड़ी करवाना खुद का, है ना, गिरना थोड़ी है, गिर गया तो और बेच दी सटाक। तो इसको कहेंगे बीजांड द्वारी प्रवेश, निभागी प्रवेश निभाग से एंट्री करे, और अध्यावरणीय प्रवेश मतलब अध्यावरण से प्रवेश करे। तो 3 प्रकार से प्रवेश हो सकता है। तीनों को मैंने एक ही कंबाइंड चित्र में ऐड कर दिया, इस एक में ही। नोट्स में मैं सबके अलग अलग चित्र दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं चौथी हेडिंग पर। चलो इसको भी हटा देता हूं भाई। पराग नली का भ्रूणकोश में प्रवेश। अब यानी कि देखो बीजांड के पास पहुंच गया। अब बीजांड में क्या होता है, भ्रूणकोश, ये मैंने बनाया भ्रूणकोश। भ्रूणकोश कहाँ होता है, इस बीजांड काय में, और यहाँ पर ये रही अंड कोशिका और ये रही इसकी सहायक कोशिका। टाइम पास के लिए बना रहा हूँ, इतना अच्छा नहीं बना, ये लो। तो अब हमारी जो परागनली है वो बीजांड में एंट्री कर चुकी है। बीजांड के बाद कहाँ जाना है, भ्रूणकोश में जाना है, तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन चलो चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अब कहाँ एंट्री करना है हमें, भ्रूणकोश में, यानी कि बीजांड द्वार में ऐसे होकर परागनली का भ्रूणकोश तक पहुंच जाती है। यहाँ से ज़्यादातर प्लांट की बात कर रहे हैं, यहाँ से परागनली आएगी और कहाँ पहुंच जाएगी, भ्रूणकोश के पास पहुंच जाएगी। अब भ्रूणकोश में कैसे प्रवेश कर दी है, वो यहाँ तक पहुंच चुकी है, बीजांड काय को भेदती हुई भ्रूणकोश में पहुंच चुकी है। यहाँ पर कैसे एंट्री करती है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो भाई, ये कुछ ऐसी संरचना होती है, यहाँ पर अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग प्रकार की होती है। कोई जरूरी नहीं है कि ऐसी हो, ऐसी भी हो सकती है, ये सहायक कोशिका, ये सहायक कोशिका, ये अंड कोशिका, है ना, तो अलग अलग टाइप हो सकती हैं। तो इन सभी टाइप्स को ध्यान में रखते हुए एक अलग टाइप बनाया गया है, उसके बारे में हम बात करने हैं। देखो भाई, यहाँ पर एंट्री आने के बाद मतलब क्या होने वाला है, अब भ्रूणकोश में प्रवेश करेगी तो कैसे कर सकती है, अंड कोशिका और एक सहायक कोशिका के मध्य से यहाँ से एंट्री कर जाए परागनली। किसके बीच, एक सहायक कोशिका और अंड कोशिका, अंड सेल व एक सहायक सेल के बीच से एंट्री कर जाए। दूसरे प्रकार की बात करते हैं, भ्रूणकोश की भित्ति, यानी कि यहाँ पर कौन आने वाली है, भ्रूणकोश की भित्ति आने वाली है। तो भ्रूणकोश की भित्ति और सहायक कोशिका के बीच से एंट्री कर जाए, भ्रूणकोश की भित्ति और सहायक कोशिका। तो दूसरी बात कर लेते हैं, भित्ति किसकी, भ्रूणकोश की भित्ति व एक सहायक कोशिका के मध्य से, के बीच से या मध्य से, ये हो गया। अब तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है क्या, तीसरा हो सकता है एक सहायक कोशिका को भेदते हुए, एक सहायक कोशिका को भेदते हुए, किसको, एक को, एक सहायक सेल को भेदते हुए। तो 3 प्रकार से जो परागनली है वो भ्रूणकोश में प्रवेश कर सकती है। वर्तिका के 3 प्रकार, इसके बाद परागनली कहाँ कहाँ से एंट्री कर सकती है उसके भी 3 प्रकार, और भ्रूणकोश में भी एंट्री के 3 प्रकार। कौन कौन से,
ये हमारी ये भ्रूणकोश की क्या है, भित्ति है, तो इस भित्ति और सहायक कोशिका के बीच से। दूसरी सहायक कोशिका और इस कौन सी है हमारी अंड कोशिका, इन दोनों के बीच से। और तीसरी है किसी एक सहायक कोशिका को चीरते हुए, फाड़ते हुए। 3 प्रकार से एंट्री कर सकती है। चलिए अब आगे चलते हैं हम। अब चलो आगे। अब देखो ये तो 3 प्रकार से एंट्री कर सकती है, लेकिन यहाँ पर एंट्री के टाइम कुछ क्रियाएं और होती हैं अलग अलग, तो इसको हम चरण में बांटेंगे। अब किस में बांटेंगे? चरण में। तो देखो पहला काम क्या हो सकता है, पहला काम क्या हो सकता है, नहीं होगा ही। जब पराग नली ये भ्रूणकोश में एंट्री करती है तो क्या होता है, एक सहायक कोशिका अपहासित होती है। एक सहायक कोशिका अपहासित होना प्रारंभ हो जाती है, मतलब एक सहायक कोशिका नष्ट होना शुरू कर देगी। ध्यान देना है, शुरू हो चुकी है, पूरी नष्ट नहीं होगी, ये याद रखना है हमें। एक सहायक कोशिका अपहासित होना प्रारंभ या शुरू ना प्रारंभ। तो एक सहायक कोशिका जो है वो अपहासित होना प्रारंभ हो जाएगी, मतलब नष्ट होने लग जाएगी। उसकी कोशिका भित्ति जो है, जी हाँ भित्ति, क्यों, प्लांट सेल है तो उसकी भित्ति नष्ट होने लग जाएगी। लेकिन कोशिका द्रव्य वगैरह वो अभी भी यहीं पर पड़े हुए हैं, मतलब ये दीवार टूट चुकी है इसकी और ये ऐसे कोशिका द्रव्य बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। अब देखो भाई दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम क्या होता है, दूसरा ये होता है कि जो पराग नली आ रही है वो पराग नली इसी अपहासित कोशिका में एंट्री करती है। तो अपहासित सेल में प्रवेश, अपहासित सेल में प्रवेश किसका, पराग नलिका का, है ना, प्रवेश कर गई। चलिए अब तीसरा काम क्या होता है, जैसे ही इसमें एंट्री करती है तो पराग नलिका के शीर्ष पर या थोड़ा सा नीचे एक छिद्र बनता है। क्या बनेगा, एक छिद्र बनेगा, और जिसमें 2 नर युग्मक आ रहे हैं। पता है कैसे बने थे, पिछले लेक्चर्स में बात की थी। तो जैसे ही इसमें एक छिद्र बनता है, दोनों नर युग्मक मुक्त हो जाते हैं। दोनों नर युग्मक मुक्त हो जाते हैं और मतलब किस में मिल जाएंगे, इस अपहासित सेल के साइटोप्लाज्म में, मतलब कोशिका द्रव्य में दोनों नर युग्मक भी मिल गए और उनका जो कोशिका द्रव्य था वो भी इसमें मुक्त हो चुका है। इतनी बात क्लियर हो चुकी है। अब जो मुक्त नर युग्मक या नर केंद्रक हैं, मुक्त नर युग्मक या नर युग्मक को हम मुक्त केंद्रक भी कह सकते हैं, वो क्या करते हैं, एक तो 2 हैं मुक्त, 2 नर युग्मक में से एक कहाँ पहुंचेगा, एक जाएगा किसके पास, इस अंड कोशिका के पास। तो एक तो जाएगा एग सेल के पास और दूसरा यहां पर क्या होता है, द्वितीयक केंद्रक। हमने इसकी संरचना पहले बता रखी है, उसको देखना पड़ेगा पहले। और दूसरा कहां जाएगा, सेकंड वाला, वो जाएगा इस द्वितीयक केंद्रक के पास, द्वितीयक केंद्रक के पास। तो ये होता है हमारा पराग नली का भ्रूण में या भ्रूणकोश में प्रवेश। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। इन सब के चित्र मैंने नोट्स में दिया हुआ है, तो वहाँ आपको मिल जाएंगे। यानी कि जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया 12th वाले बच्चों के लिए, बायो के बच्चे हैं जिसमें, उनको उस ग्रुप में अब मैं नोट्स उसी ग्रुप में सेंड करूँगा, किसी को पर्सनली सेंड नहीं करूँगा। जितने बच्चे जुड़ चुके हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ भाई, उनके लिए धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, एक बार आखिरी मौका दे रहा हूँ, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आज लास्ट बार मौका दिया है, इसके बाद किसी नए बच्चे को उसमें ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको जोड़ दूंगा और वहाँ पर ही आपको सभी पार्टों के जितने मैं पढ़ाता जा रहा हूँ उनके कंप्लीट होने के बाद ही नोट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि तीसरा चैप्टर आज शुरू हुआ है और सर हमें नोट्स भेज दो पहले, नहीं। जैसे ही तीसरा चैप्टर क्लियर होगा मैं तीसरे चैप्टर के नोट्स भेज दूंगा। तब तक आप मेरे वीडियो देखते रहें, क्योंकि समझने के लिए तो टीचर की आवश्यकता होती ही होती है। बिना टीचर के समझते तो अब तक हम कालिदास बन चुके होते। तो ये मेरा नंबर है। आज लास्ट डे है आपका जुड़ने का, क्योंकि कल से अगला महीना शुरू हो रहा है, तो उसके बाद हम किसी को उस ग्रुप में ऐड नहीं करेंगे। चलिए, अब ऐसा नहीं भाई कि सर आप तो धमकी देने लगे, पेड भी कर दो कभी, नहीं, उसके लिए निश्चिंत। तो ये हमारी 4 क्रियाएं होती। 5वां क्रिया क्या है, दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन और त्रिक संलयन, उसको हम अगले लेक्चर में शूट करेंगे। तब तक के लिए हम टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। हमारा लेक्चर देखते रहें और सब्सक्राइब करें, स्प्रेड करें हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।